दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि हमारे मूल संविधान में हमें कुल 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन उन्हीं में से एक फंडामेंटल राइट जिसका नाम हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, उसको अब फंडामेंटल राइट्स के दायरे से बाहर करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि आर्टिकल 300A में शामिल है। तो दोस्तों, हमने इसके बाद देखे थे कि हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से थे और उसी में हम पहला समता या समानता के अधिकार के बारे में चर्चा पिछली कक्षा में ही कर चुके हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्लास और इसमें हम पढ़ने वाले हैं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 से लेके 22 तक शामिल है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 19 के बारे में। तो आर्टिकल 19 की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी हमें मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर ही एक आर्टिकल हमारा है 19F। ये जो 19F है इसके अंदर भी संपत्ति के अधिकार के ही विषय में दिया हुआ था। ये भी किससे संबंधित था? संपत्ति का अधिकार इसमें दिया हुआ था और इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको भी क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। इसलिए अब आर्टिकल 19 हम पढ़ रहे हैं, इसलिए आर्टिकल 19 के तहत अब टोटल कितने स्वतंत्रताएं पढ़नी है हमें? 6 स्वतंत्रताएं हमें देखने के लिए मिलेंगी। कितनी स्वतंत्रताओं का अधिकार है? वो हमें 6 स्वतंत्रताओं का अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर। पहले कितनी हुआ करती थी? ये 7 प्रकार की हुआ करती थी। तो अब ये जो 19F थी ये तो अब हटा दी गई है। तो अब हमें जो 6 स्वतंत्रताएं पढ़नी है उनको पढ़ते हैं डिटेल में। आइए, तो सबसे पहले बात करेंगे हम 19A। आर्टिकल 19A की अगर हम बात करें तो ये हमें देता है स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर हमें जो स्वतंत्रता दी गई है वो है विचारों की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भाई हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और 19A के अंदर ही मीडिया जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी इसी के अंदर शामिल है। आपने देखा होगा कि मीडिया वाले कहीं भी चले जाते हैं और किसी से कोई भी क्वेश्चन करने लगते हैं तो ये उसका जो राइट है ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल 19A में ही शामिल है। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है हमारी आर्टिकल 19A के अंदर। अब बात करते हैं 19B की। तो आर्टिकल 19B के अंदर क्या शामिल है? इसके अंदर शामिल है कि शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के हम कहीं पर भी कोई भी सभा का आयोजन कर सकते हैं। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 19B में। तो क्या इसमें क्या दिया गया है? बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, ये किसमें दी गई है? ये दी गई है आर्टिकल 19 के B पार्ट में। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 के C पार्ट की और यहाँ पर हमें स्वतंत्रता दी गई है संघ बनाने की स्वतंत्रता। किसकी है भाई? संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम चाहे तो कोई भी संघ बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमें दी जाती है आर्टिकल 19 के C के तहत दी गई है। अब बात करते हैं 19D। आर्टिकल 19D क्या कहता है? ये कहता है कि हमें ये पूरा अधिकार है कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं। तो हमारी जो आवागमन की जो प्रक्रिया है ये हम पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 19D में। हम लेकर ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख से और नीचे कन्याकुमारी तक पूरे देश में हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ये जो स्वतंत्रता दी गई है कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? तो 19D के अंदर। तो चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता या भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की, या लिख सकते हैं भारत के चारों ओर, लिख लो, चलो, चारों ओर तो यहाँ पर
भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। भाई हम अपने पूरे देश पे कहीं से कहीं तक भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमें दी गई है आर्टिकल 19 डी के तहत। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 ई की। 19 ई के तहत हम पूरे देश में अपने कहीं भी बस सकते हैं, कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता देता है हमें आर्टिकल 19 ई। यानी कि देश के, भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की, किसी भी क्षेत्र में बसने या फिर निवास करने, बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, ये कौन सा आर्टिकल देता है? 19 ई। इसी के तहत हम पूरे देश में, चाहे हम लद्दाख में रहें, चाहे हम हिमाचल प्रदेश में रहें, चाहे हम गुजरात में रहें, राजस्थान में रहें, या अपने नॉर्थ ईस्ट वाले किसी भी राज्य में रहें या दक्षिण में जाके रहें, हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता दी गई है। मैं कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 19 ए के तहत दी गई है। अब बात करते हैं 19 ई के बाद एफ आना था, और एफ हमने देख लिया कि आर्टिकल 19 का जो एफ था, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी आता था, इसको 44 संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। इसलिए अब हम बात करेंगे 19 जी की। तो आर्टिकल 19 जी क्या कहता है? ये कहता है कि हम पूरे देश में कहीं पर भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं, हमें अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो व्यापार करने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? 19 जी के अंदर। व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता या आजीविका चलाने के लिए हमें कोई भी काम करने की जो स्वतंत्रता है, वो कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती है? तो ये 19 जी के अंदर ही हमारी शामिल है। तो हमने देखा 19 आर्टिकल जो कि हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। इसके मूल संविधान में 7 पार्ट हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? इसके अंदर 6 पार्ट शामिल हैं। और वो 6 कौन कौन से हैं? 19 ए, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, और इसी के तहत मीडिया की स्वतंत्रता भी शामिल है। फिर 19 बी, यहाँ पर हम पूरे देश में कहीं पर भी बिना हथियारों के शांतिपूर्वक कोई भी सभा कर सकते हैं या सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। 19 सी क्या कहता है? ये कहता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है, हम संघ या समितियों का गठन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 सी के तहत दिया गया है। आर्टिकल 19 जी कहता है कि हमें भारत के किसी भी क्षेत्र में आने और जाने की स्वतंत्रता है। 19 ई के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है, हम पूरे देश में कहीं भी जाकर रह सकते हैं। और 19 जी कहता है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, अपनी आजीविका को चलाने के लिए हम भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर निवास कर सकते हैं। और यहाँ पर व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है कौन सा आर्टिकल के अंदर? 19 जी के अंदर। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो बात करता है, ये बात करेगा दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण की। किसमें बात करेगा भाई? अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 20। अब किसके बारे में हमें स्टडी करनी है? आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 यानी कि आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? ये कहता है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करेगा आर्टिकल 20। अपराधों के लिए, अपराधों या अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो जब हम इसकी बात करते हैं आर्टिकल 20 के अंदर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें 3 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। समझते हैं वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। बात करते हैं नंबर 1 की। देखिए, किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है, तो जब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और जो उसने क्राइम किया है, उसके लिए उसे जो सजा दी गई है, उसके लिए उसे एक बार ही सजा दी जाएगी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है, उस जुर्म की सजा उसे एक बार ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक जुर्म की सजा उसे बार बार दी जाएगी। भाई मान लिया किसी व्यक्ति ने चोरी की और चोरी की सजा उसे दे दी गई।
अब ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को फिर दोबारा से चोरी के ही दंड में उसको फिर से सजा दी जाएगी। तो किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 20। तो एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी या दंड। तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा या एक ही बार दंड का प्रावधान किया गया है। किसके अंदर आता है? ये आर्टिकल 20 के अंदर। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा। अब बात करते हैं नंबर 2। यहां पर क्या? तो अपराध करने के समय दिए गए कानून के अनुसार सजा। देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और अपराध करने के टाइम जो सजा दी गई है संविधान के अंदर, कानून में जो सजा लिखी गई है उसको उसी के तहत दंड दिया जाएगा, ना कि उसी दौरान बनाए गए किसी नए कानून या फिर पुराने कानून के आधार पर उसको सजा दी जाएगी। जो प्रेजेंट में कानून है, जब उसने जो क्राइम किया है उसको वही सजा दी जाएगी। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 20 कहता है। अब बात करते हैं आगे तीसरे पॉइंट की। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 के अंदर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में 3 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। और वो स्वतंत्रता क्या क्या है? पहली है कि एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। दूसरा है कि अगर जिस व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है तो उस अपराध करने के टाइम पर जो कानून में सजा है उसी के अनुसार उसे सजा दी जाएगी, उसको पुराने कानून या फिर उसके बाद नए कानून के अनुसार उसे सजा नहीं दी जाएगी। और तीसरा ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसको खुद के ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 20 कहता है। अब समझते हैं आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 बात करता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। आर्टिकल 21 इसके बारे में बात करता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात। कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 संबंधित है हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 21। और हमारे प्राण और हमारे देह की जो स्वतंत्रता की बात की जाती है आर्टिकल 21 के तहत, तो इसी में शामिल है हमारा स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार भी। भाई हमारा ही फंडामेंटल राइट है कि हमें एक स्वच्छ पर्यावरण दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा रहने के लिए भी। तो इसी के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया था? वर्ष 2010 में एक अधिनियम आया, गवर्नमेंट के द्वारा एनजीटी बनाया गया, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया। ये क्या बनाया गया था भाई? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बनाया गया 2010 में गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या करता है? इसके तहत ये पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को देखता है और यहाँ पर इसके अंदर पर्यावरण से रिलेटेड जो भी केस जाता है ये उसका 6 महीने के अंदर में ही क्या कर देता है? निपटारा कर देता है। एनजीटी की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसके 4 अलग अलग क्वार्टर्स भी हैं जो 4 अलग अलग स्थानों पर हैं। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? और इसी के अंदर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंदर ही हमारा आता है
निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि हमें अपनी चीजों को प्राइवेट रखने का, प्राइवेसी का हमारा पूरा अधिकार है। तो राइट टू प्राइवेसी, ये जो हम अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा देते हैं, ये राइट टू प्राइवेसी का सबसे अच्छा उदाहरण है। और ये भी किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21 के अंदर ही शामिल है। और आर्टिकल 21 के अंदर ही शामिल है हमारा एक और अधिकार, जिसे आप कहते हैं चुनने का अधिकार। और चुनने के अधिकार में हम अपना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य वगैरह जो भी चुनते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं हमारे राइट टू चूज, यानी कि चुनने के अधिकार के अंदर। और इसी के साथ अगर हम आगे बात करें, और चुनने के अधिकार में ही शामिल होता है दोस्तों जीवन साथी चुनने का अधिकार। तो जीवन साथी चुनने का अधिकार भी, आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार है, ये भी आर्टिकल 21 के तहत ही शामिल है। और इसी के साथ व्यक्ति को गरिमा पूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत ही दिया गया है। महिलाओं के साथ सम्मान का व्यवहार करना, वो भी आर्टिकल 21 के तहत ही शामिल है। तो ये सारे के सारे ही आर्टिकल 21 के तहत हमें सुविधाएं दी गई हैं, या ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 21 में एक खास बात और है, आर्टिकल 21 में संशोधन किया गया था, आर्टिकल 21 में संशोधन किया गया था, और ये संशोधन किया गया था 2002 में। और 2002 में जब ये संशोधन किया गया था, तो ये तो 86वां संशोधन, कौन सा था ये, 86वां संविधान में संशोधन किया गया था। और 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। क्या किया गया इसके अंदर, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 21 के अंदर ही संशोधन किया गया संविधान में, 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो ये सारे के सारे अधिकार दिए गए हैं हमें आर्टिकल 21 के अंदर। अब समझते हैं आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 की, आर्टिकल 22 बात करता है गिरफ्तारी, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की। चलिए, तो आर्टिकल 22 की जब हम बात करते हैं, तो दोस्तों आर्टिकल 22 के अंदर गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण की बात की गई है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो यहाँ पर 2 तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। एक तो वो होता है जब व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है और उसके बाद उसे अरेस्ट किया जाता है, तो इस तरह की गिरफ्तारी को हम प्यूनेटिव डिटेंशन बोलते हैं। और जब किसी व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया है और उसके क्राइम करने से पहले ही उसे अरेस्ट किया जाता है, तो इसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। तो इस दोनों में प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन की जब हम बात करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। जब हम गिरफ्तारी की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे सबसे पहले वजह जानने का अधिकार होता है कि उसे गिरफ्तार किस वजह से किया गया है। तो पहला हम क्या देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पर क्या होता है, हिरासत में लेने का कारण बताना। तो सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उसे हिरासत में क्यों लिया गया है, उसका कारण बताया जाता है। फिर दूसरा, उस व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपने वकील को चुनने और उससे सलाह लेने का अधिकार होता है। यहाँ पर क्या होगा, अपनी इच्छा अनुसार वकील को क्या करेगा, वो अपनी इच्छा अनुसार वकील से सलाह ले सकता है, सलाह लेने का अधिकार। तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा, तो सबसे पहले उसे वजह जानने का अधिकार है, यानी कि उसे हिरासत में क्यों लिया जा रहा है, उसका कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, उसे अपनी इच्छा अनुसार अपने वकील से सलाह लेने का पूरा अधिकार है। और तीसरा, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने, या फिर जो भी आपका दंडाधिकारी होगा वहां पर, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी के सामने क्या किया जाएगा, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और एक बात खास याद रखिएगा, ये जो 24 घंटे के अंदर उसको प्रस्तुत किया जाएगा, उसके अंदर यहाँ पर जो यात्रा का समय है या फिर छुट्टी वाला टाइम है, वो काउंट नहीं होगा। यात्रा या छुट्टी वाला जो टाइम होगा, वो इन 24 घंटों में काउंट
नहीं होता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये कारण है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, उसको हिरासत में लेने का कारण बताना पड़ता है। फिर वकील से उसको सलाह लेने की स्वतंत्रता है कि वो अपने वकील से जो भी सलाह लेना चाहे वो ले सकता है, और इसी के साथ उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत करना होता है, और इन 24 घंटों के अंदर यात्रा और छुट्टी का समय काउंट नहीं किया जाता। अब देख लेते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर क्या आता है यहाँ पर। तो निरोध में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम नहीं किया है और उसको क्राइम करने से पहले ही उसको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, या उसी के घर में नजरबंद कर लिया जाता है, तो ये हमारा निरोध के अंदर ही आता है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, और ये कितने दिन के लिए किया जाता है, 90 डेज के लिए किया जाता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में किया गया था, तो इसके द्वारा इसकी जो टाइम पीरियड है इसको घटाकर 60 डेज कर दिया गया था। लेकिन याद रखना दोस्तों, अभी भी प्रेजेंट में 90 डेज तक ही इसको रखा जाता है। हालांकि ये हो गया है पर ये भी लागू नहीं हो पाया ठीक से, अभी भी 90 डेज तक इसको क्या किया जाता है, नजरबंद रखा जाता है। तो ये है आपका आर्टिकल 22 के अंदर। अब नेक्स्ट सेशन में अब हम फिर पढ़ेंगे अपने अधिकारों के बारे में फिर से, और कौन कौन से हमें अधिकार दिए गए हैं, और आपको आई होप कि चीजें समझ में आ रही होंगी और बहुत कुछ जानने के लिए भी मिल रहा होगा कि हमारे कौन कौन से राइट्स हैं जो हमें आज तक पता भी नहीं थे। तो ऐसे ही और जानकारियों के लिए आप इस तरह से ही जुड़े रहिए जज्बा क्लासेस के साथ, और अपना रिस्पॉन्स अच्छे से देते रहिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।